नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आप सभी को पता है कि मैं NIOS बोर्ड के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और मैं जिस पाठ को आपको पढ़ा रही हूँ उसका नाम है परमाणु एवं अणु। काफ़ी कुछ भाग मैंने इस पाठ का कंप्लीट करा चुकी हूँ और कुछ टॉपिक बचे हैं जिसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगी। परंतु इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो NIOS के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं या अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी अगर आपको कमेंट्स हैं, पाठ से संबंधित कोई सुझाव देने हैं या कोई टॉपिक्स के बारे में पूछना है तो उस बारे में भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू लिख के भेज सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अर्थात रासायनिक सूत्र से उसके संगठन का पता चलता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना है। रासायनिक सूत्र की मदद से किसी यौगिक को आसानी से तथा अधिक जानकारी युक्त तरीके से लिखा जा सकता है, जो यौगिक का शब्दों में नाम लिखकर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम कोई भी यौगिक है उसको अगर हम उसका अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे या उसका जो नेम लिखेंगे उससे हमें आसानी से जानकारी नहीं मिल पाएगी वो किस किस से मिलके बना है। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। रासायनिक सूत्र से यह पता चलता है कि यौगिक किन किन तत्वों के कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। देखिए उदाहरण मैंने दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड। ये एक यौगिक का नाम है, कैल्शियम क्लोराइड यौगिक का नाम है। अब इस नाम से ये पता नहीं चलता है कि यौगिक में कौन कौन से परमाणु किस अनुपात में मिले हैं। तो खाली कैल्शियम क्लोराइड लिखने से जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई, तो हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। देखिए इसका रासायनिक सूत्र है CaCl2। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र को देखकर आपको यह पता चलेगा कि CaCl2 में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का 1 तथा क्लोराइड के 2 परमाणु जुड़े हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक सूत्र की मदद से यानी केमिकल फॉर्मूला की मदद से हमें किसी भी यौगिक की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। तो जो इंगित करता है कि मीथेन का अणु कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है तथा मीथेन के एक अणु में कार्बन का 1 तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रासायनिक सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसे कैसे। अब देखिए अब है रासायनिक सूत्र को लिखने का तरीका। अभी तक हमें ये पता है, हमने ये जानकारी आपको दी कि रासायनिक सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब है रासायनिक सूत्र को लिखने का तरीका कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यदि हमें किसी यौगिक के अवयवी तत्वों और उनकी संयोजकता यानी वैलेंसी का पता हो तो हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। अर्थात हमको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए अवयवी तत्वों का जानकारी होनी चाहिए और उन तत्वों की संयोजकता क्या होती है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और संयोजकता के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसके बाद जब आपको ये 2 चीज़ें पता है तो सूत्र को लिखने के लिए हम तिरछी गुणा का प्रयोग करते हैं। देखिए अब लिखने का तरीका क्या है। पहला पॉइंट है यौगिक के जो संगठक तत्वों के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी दूर पर लिख लेते हैं। जिन जिन तत्वों से वो मिला है उन तत्वों को थोड़ी दूर पर लिख लेते हैं। और दूसरा स्टेप है दोनों तत्वों की संयोजकता को तत्वों के नीचे लिखते हैं, यानी कि किस तत्व की संयोजकता क्या है तत्व के नीचे उसे लिखेंगे। पहले प्रतीक लिखेंगे, तत्वों के संकेत लिखेंगे, फिर उसके नीचे उनकी संयोजकता लिखेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके फिर अणुसूत्र लिखते हैं, और जो जो संयोजकताएं हैं उनको क्रॉस कर देते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं अणुसूत्र। और नेक्स्ट फोर्थ, जब धातु और अधातु का संयोग होता है तो धातु तत्व का प्रतीक बाईं ओर तथा अधातु तत्व दाईं ओर लिखा जाता है। अर्थात किसी यौगिक में अगर दो तत्व है, एक धातु है और एक अधातु है, तो धातु तत्व को बाईं ओर लिखेंगे और अधातु तत्व को दाईं ओर लिखेंगे। अभी आपको ये उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, यदि दोनों ही तत्व अधातु हैं, यानी कि कोई भी धातु नहीं है, तो हम, अब धातु है नहीं इसमें, दोनों अधातु है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है उसको हम दाईं तरफ लिखेंगे। फिर है, एक यौगिक के नामकरण में पहले तत्व अपने सामान्य रूप में तथा दूसरे तत्व जो अधिक ऋण विद्युतीय है उसके नाम के अंत में आइड जोड़ा जाता है। IDE, आइड जोड़ा जाता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दे रखे हैं, कार्बन व क्लोरीन का, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का तथा हाइड्रोजन व क्लोरीन के संयोग से जो मैंने ये पेयर दे रखे हैं उनके संयोग से बनने वाले यौगिक हैं, उनके संभावित सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आप दर्शा रखा है। देखिए सबसे पहला है कार्बन और क्लोरीन का संयोजन। यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है। पहली लाइन में हमने तत्वों के सिंबल लिखे, कार्बन की संयोजकता लिखी कार्बन के नीचे, और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, वो क्लोरीन के नीचे लिखी। फिर इन संयोजकताओं को हमने त्रियक गुणा या तिरछी गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 हो गया यहाँ पर, ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र। दूसरा है हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन का संयोग करके दिखा रखा है, और उसके संयोग से देखिए से क्या फॉर्मूला बनता है। हाइड्रोजन के नीचे हमारी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, नीचे लिखी है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, वो उसके नीचे लिखी है। फिर इन दोनों को तिरछी गुणा कर दिया गया है, तो इस तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया H2O। तीसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। अभी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की भी 1 है। दोनों की तिरछी गुणा कर दी संयोजकता की, तो HCl, यहाँ पे 1 है संयोजकता तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो HCl इसका फॉर्मूला बन गया है। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इन दोनों में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, तो क्लोरीन के पीछे आइड लगा दिया है, तो HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। अब एक टॉपिक है मोलर कॉन्सेप्ट या मोलर और अवधारणा। तो देखिए आपको पता है कि परमाणु एवं अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी भी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इन अणु या परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अत्यधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं को प्रकट करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुएं हैं अगर रखी हुई हैं, तो हम 12 वस्तुओं को एक साथ काउंट करने के लिए 1 दर्जन बोलते हैं। 12 वस्तुओं के लिए हम क्या बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं 1 दर्जन। और 20 वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 स्कोर। इसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों को, अर्थात अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए भी मोल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परमाणुओं की या अणुओं की जो संख्या अत्यधिक होती है उनको काउंट करने के लिए या उनको के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पे मोल शब्द का प्रयोग 1896 में ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस मोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मोल्स से हुई है,
जिसका अर्थ है ढेरी। ढेरी तो मोल SI प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पदार्थ की मात्रा को मापने की एक इकाई है। अब देखिए एक मोल क्या होता है। एक मोल क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 कणों, कण हो गए परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, का भार एक मोल कहा जाता है। इसको ध्यान से सुनिए। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का भार एक मोल कहा जाता है। जैसे हमने लिखा है 6.022 इंटू 10⁻23 mg परमाणु, तो इसका मतलब है एक मोल mg। 6.022 इंटू 10⁻23 को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और ये एवोगाड्रो संख्या जो है वो 12 ग्राम कार्बन C12, कार्बन का समझता नहीं क्या है, C12 उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को डिनोट करता है। उसको एक स्टैंडर्ड तौर पे लिया गया है, इसी को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि एक मोल क्या है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का भार एक मोल कहा जाता है। तो मैं अब आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।